नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स की एक स्पेशल क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों राम जन्मभूमि विवाद के बारे में हम विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर अभी अभी आए हैं, नए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं 1528 से लेकर 2024 तक पूरी घटना के टाइमलाइन को। 2024 तक इसलिए क्योंकि 2024 में 22 जनवरी को इस विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। और 1528 इसलिए क्योंकि 1528 वो साल है जब बाबर के एक करीबी सिपह सालार मीर बांकी द्वारा इस स्थल पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। साथ ही हम बात करेंगे इस आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। और दोस्तों राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वो किस मंदिर निर्माण की शैली में बन रहा है उसकी भी बात हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हेडिंग में आपको दिख रहा है अतीत से वर्तमान तक एक नजर टाइमलाइन। तो आइए 1528 से बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहले मुगल बादशाह बाबर दोस्तों उज्बेकिस्तान का एक शासक था जो 1526 में पानीपत के युद्ध के साथ भारत में एंटर करता है। पानीपत के युद्ध में दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंतिम मुगल बादशाह ने अंतिम शासक जो होता है लोधी वंश का इब्राहिम लोदी, उसको 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित किया। उसके बाद बाबर ने बाकायदा भारत के अंदर मुगल सल्तनत की स्थापना की। मुगल सल्तनत के एक बाबर के बहुत ही करीबी सिपहसालार मीर बांकी ने अयोध्या में मस्जिद बनवाई। और यहाँ पर कहा जाता है कि जिस स्थल पर मस्जिद बनवाई गई उस स्थल पर कभी राम मंदिर हुआ करता था। बाबरी मस्जिद की तस्वीर यहाँ पर काफी पुरानी आपको दिख रही होगी। मीर बांकी की भी तस्वीर आपको दिख रही होगी। दोस्तों 1853 का समय आता है जब इस स्थल को लेकर विवाद पर हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे हुए और लगभग 75 लोग मारे गए। पुराने समय के दंगों की तस्वीर यहाँ पर कुछ आपको दिख रही है। दोस्तों साल आता है 1949 का जब हिंदुओं के एक समूह द्वारा मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। मुस्लिमों के विरोध के बाद सरकार ने इसे विवादित घोषित कर पूजा स्थल पर ताला लगवा दिया। यहाँ पर उन हिंदू समूह द्वारा जो मूर्ति यहाँ पर अंदर स्थापित की गई उसकी तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही होगी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने इस स्थान पर मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन आरंभ किया। दोस्तों राम भारत के बहुसंख्यक वर्ग के आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए ये आंदोलन काफी बड़े स्तर पर हुआ। 1 फरवरी 1986 को दोस्तों फैजाबाद के एक जिला जज द्वारा द्वार खोलने का आदेश देकर हिंदुओं को पूजा स्थल में प्रवेश करने की इजाजत दी। देश के विभिन्न भागों में इस बात पर भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, जिसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई। और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कुछ मेंबर्स की तस्वीर यहाँ पर आपको दिख रही होगी। 10 जुलाई 1989 को दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने फैजाबाद जिला न्यायालय से इस संबंध के सभी मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। 9 नवंबर को विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। दोस्तों अब आता है साल 1990। 1990 में दोस्तों राम मंदिर के समर्थन में श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा सोमनाथ यानी कि गुजरात से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली गई, जिसे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी द्वारा रोका गया। 1990 में दोस्तों लालू प्रसाद यादव जी बिहार में मुख्यमंत्री थे और 1990 से 95 तक रहे। 95 के बाद भी 5 वर्ष लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने। यहाँ पर इन्होंने इस रथ यात्रा को रोक दिया। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण तस्वीर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। भारतीय प्रधानमंत्री जी जो कि वर्तमान में हैं आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की तस्वीर यहाँ पर जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ रथ यात्रा करते हुए दिख रही है। दोस्तों अब आता है साल 6 दिसंबर 1992 का जब हिंदू कार सेवकों के एक जत्थे ने दोस्तों बाबरी मस्जिद गिराई। यहाँ पर वो तस्वीर। देश के अनेक भागों में इस बात पर भी दंगे भड़के। अब आता है साल 2003 जब न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करवाई जाती है इस विवादित स्थल पर और प्राप्त क्या किया जाता है मंदिर के ढांचा होने का साक्ष्य इस
खुदाई के दौरान मिलते हैं, परंतु मुस्लिम समुदाय इस साक्ष्यों को मानने से इनकार करता है। यहाँ पर दोस्तों उस समय के जो इस टीम को एएसआई की टीम को जो लीड कर रहे थे के मोहम्मद साहब, उनकी कुछ बातें यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। खुदाई के दौरान बाबरी मस्जिद की खुदाई के दौरान मस्जिद की दीवारों में मंदिर के खंभे साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये पुरानी तस्वीर आपको दिख रही होती है। खुदाई के दौरान दोस्तों प्राचीन हरी शिला अवशेष भी मिला, जिसमें संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था कि यह मंदिर श्री राम को समर्पित किया जाता है। मंदिर से जुड़े कुल दोस्तों 263 पुरातात्विक अवशेष मिले। उसके बाद के मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि बाबर के सेनापति मीर बकी ने भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई होगी। ये उस समय जो टीम को हेड कर रहे थे उन्होंने कहा, और इसके समर्थन में उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का शीर्षक था मैं हूं भारतीय। ठीक है, तो आई थिंक आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो खुदाई की गई उस खुदाई की बातें भी आपको समझ आई। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों साल 2005 में विवादित स्थल पर आतंकवादी हमला करने के लिए विस्फोटक से लदी एक जीप यहाँ पर जो सुरक्षा दीवार बनाई गई थी उसको भेदने का प्रयत्न किया। इसमें कुछ आतंकवादी थे जो इस एक्शन के दौरान मारे गए। जिस जीप का प्रयोग किया गया था उस जीप का मलबा यहाँ पर दिख रहा है। पुलिस भी यहाँ पर उस मलबे को सामान्य लोगों के साथ देखती हुई नजर आ रही है। 30 सितंबर 2010 में दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया, जिसमें उस फैसले के अंदर क्या कहा गया, यहाँ पर ये जो है फैसले की कुछ लाइंस दी हुई हैं। विवादित भूमि को इन्होंने दोस्तों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों में बराबर हिस्सों में बांट देने की बात इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कही। लेकिन दोस्तों 9 मई 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस विवादित भूमि को 3 हिस्सों में विभाजित करने के फैसले पर रोक लगा दी। दोस्तों अब आती है फैसले की घड़ी और एक जो है निर्धारक जो है ईयर आता है 6 अगस्त 2019। 2019 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले पर रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। इस संविधान पीठ को लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस श्री रंजन गोगोई साहब, साथ में थे जस्टिस एस.ए. बोबड़े साहब, अशोक भूषण और निवर्तमान जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, और साथ में थे जस्टिस एस.ए. नजीर। साथ में दोस्तों 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया जाता है। 5 न्यायाधीशों की इस पीठ ने सर्वसम्मति से अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है। साथ में सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दोस्तों निराश नहीं होना पड़ता। मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन देने की जो है आदेश यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। फरवरी आता है 5 फरवरी 2020, जब राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्थापित किया जाता है। फैसले के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई हैं। दोस्तों अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं तो उनके लिए कई मजबूत इस फैसले के पीछे आधार रहे हों। जब उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट देखी होगी और भी तमाम जब तथ्य उन्हें मिले होंगे जो ये बात की गवाही दे रहे थे कि जिस जो है जगह पे बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था वहां पहले कभी राम जन्मभूमि मंदिर हुआ करता था, तभी इन्होंने जो है संविधान के दायरे में रहते हुए राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया होगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में राम जन्मभूमि स्थल पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होता है, जिसमें मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत उस समय हो गई थी। अंततः 5 जनवरी 2024 को एक भव्य समारोह के माध्यम से राम मंदिर का उद्घाटन संपन्न हुआ और ऐसा मंदिर जब बनकर तैयार होगा और भूमि पूजन की भी एक तस्वीर यहाँ पर दिख रही होगी। राम मंदिर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा जी थे। राम मंदिर को
मंदिर निर्माण की एक विशेष शैली जो कि उत्तर भारतीय मंदिरों के बनाने के लिए महत्वपूर्ण शैली है, नागर शैली, उसमें डिजाइन किया गया। काले पत्थर से बनी रामलला की मूर्ति किसने बनाया? तो प्रसिद्ध वास्तुकार अरुण योगीराज जी ने इस मूर्ति का जो है बनाया था। ये मंदिर दोस्तों भगवान श्री राम के बाल रूप की एक प्रतिमा है। ठीक है, अब आई थिंक दोस्तों आपको टाइम लाइन के माध्यम से इस घटना के बारे में काफी कुछ समझ में आया। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे श्री राम मंदिर का निर्माण जिस शैली में हो रहा था उस शैली की विशेषताओं के बारे में। तो ये एक स्केच है, ये देख लीजिएगा। ये स्केच दोस्तों ईबी हावेल्स के स्केच पर आधारित है जो 1915 में बना। 1915 में इनका टाइमलाइन था ईबी हावेल्स का। ये रिप्रेजेंटेशन करता है विजुअल अयोध्या राम टेम्पल का, इसलिए यहाँ पर मैंने जो है इसको शामिल किया इस चित्र को। और आइए अब नागर शैली की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास दोस्तों उत्तरी भारत में गुप्त काल के अंत में ये इस वास्तुकला यानी कि नागर शैली का उदय होता है। इसकी तुलना दोस्तों द्रविड़ शैली से की जाती है जिसकी उत्पत्ति सेम टाइम पर दक्षिणी भारत में हुई थी। नागर शैली में निर्मित मंदिर दोस्तों सबसे खास बात है कि ये एक ऊंचे चबूतरे पर बनता है। ये चबूतरा आपको दिख रहा होगा, जिसमें गर्भगृह होता है, जिसमें देवता की प्रतिमा या विश्राम स्थल बनाया जाता है। मौजूदा जो है दोस्तों मंदिर का सबसे पवित्रतम स्थल होता है गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर दोस्तों शिखर बनाया जाता है जो नागर शैली के मंदिरों का सबसे विशिष्ट पहलू है। ये है ये गर्भगृह, यहाँ पर ये गर्भगृह दिख रहा है, इसके ऊपर ये शिखर। ठीक है, शिखर जैसा कि दोस्तों उसके नाम से पता चलता है कि प्राकृतिक और ब्रह्मांड संबंधी व्यवस्था का मानव निर्मित चित्रण जैसा कि हिंदू परंपरा में कल्पना की गई है। दोस्तों यहाँ पर नागर शैली के संबंध में कुछ और कंटेंट यहाँ पर दिए हुए हैं कि नागर शैली के मंदिरों में एक प्रदक्षिणा पथ भी बनाया जाता है, जिसे समान दूरी अथवा एक अधिक मंडप हॉल भी बनाए जाते हैं और दीवारों पर भित्ति चित्र बना करके नक्काशी की जाती है जो कि इसकी एक प्रमुख विशेषता है। अब आइए मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली की भी बात कर लेते हैं। जब हमने नागर शैली की बात की तो दोस्तों द्रविड़ शैली के बारे में बात करें तो ये मंदिर है द्रविड़ शैली का। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए जाते हैं। द्रविड़ शैली की शुरुआत दोस्तों 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण में भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। द्रविड़ शैली की पहचान इसकी यानी कि विशेषताएं क्या होती हैं? तो एक तो ये मंदिर चारदीवारी में बनाए जाते हैं, दूसरा गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह होता है इसमें, साथ ही पिरामिड नुमा शिखर होता है, मंडप होता है, विशाल संकेंद्रित प्रांगण होता है, अष्टकोणीय मंदिर संरचना इसमें शामिल होती है। द्रविड़ शैली के मंदिर दोस्तों बहुमंजिला होते हैं जो यहाँ पर आपको उदाहरण स्वरूप दिख रहा है। ठीक है, तो इस मंदिर के निर्माण की शैली भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। दोस्तों द्रविड़ शैली के तहत एक मंदिर बना तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे बनाया चोल शासक राजराज। इस मंदिर को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये मंदिर 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही दोस्तों नायक शैली का आगे विस्तार होता है, जिस शैली में बने कुछ मंदिर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। अब आइए हम नागर और द्रविड़ शैली से मिश्रित एक शैली वेशर है उसके भी बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप से दोस्तों मिले जुले रूप को वेशर शैली के नाम से संबोधित किया जाता है। इस शैली के मंदिर दोस्तों विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। वेशर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। वेशर शैली के मंदिरों का आकार दोस्तों आधार से शिखर तक गोलाकार होता है यानी कि या अर्धगोलाकार होता है। वेशर शैली का उदाहरण कुछ मंदिर यहाँ पर वृंदावन का एक वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बना है और वेशर शैली का एक मंदिर आपको दिख रहा है। उदाहरण स्वरूप आप इसकी विशेषताएं इसमें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेशर शैली डिस्कस की। एक आम सी बात मैं बता देता हूं, कभी आपसे कोई पूछे कि किसी स्टेट का कौन सा मंदिर किस शैली में बना है तो आप एक बेसिक बात याद रखिएगा कि भारत के उत्तर में यानी कि उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं आपको सभी नागर शैली में बने हुए दिखेंगे। द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिर बने हुए आपको मिलेंगे और इन बीच में जो स्थल पड़ता है यानी कि दक्षिण और उत्तर के बीच में जो मध्य भारतीय स्टेट हैं, स्थल हैं, यहाँ के मंदिर दोस्तों दोनों शैलियों को मिश्रित करके वेशर शैली में बनाए
जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अब थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल में वहां पर एक चीज लिखा है कि आखिर मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली क्यों चलवाई। तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से सारा प्रकरण दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिसकी मैंने जो है टाइमलाइन के अंदर इस पार्ट की डिस्कशन भी किया था। अब यहाँ पर आपको कुछ व्यक्तित्व दिखेंगे जो कि मंदिर मस्जिद आंदोलन से जुड़े कुछ चर्चित जो है भारतीय चेहरे हैं। साथ में कुछ लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह जी और उमा भारती जी। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक ये चीज समझ में आई होगी। मैंने बिना कंट्रोवर्सी में पढ़े हुए इसको एक जानकारी के रूप में डिस्कस करने की कोशिश की। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या फिर सामान्य जागरूकता के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो सभी के लिए आप ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टाइमलाइन में जो भी तथ्य डिस्कस किए गए हैं, तथ्यों के आधार पे आप अपनी विचारधारा इस जो है विषय पर डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और हमने कोशिश की कि उन चीजों को ज्यादा डिस्कस किया जाए जिसमें हमें फैक्ट एंड फिगर्स क्लियर हों इस विवाद को लेकर के। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।